देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में आप लोग समझिए कि आखिर यह कौन सा अकाउंट है और इसको प्रिपेयर कैसे करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नोट्स में हमने दे रखा है, क्या है एक बार उसको पढ़ते हैं लोग। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था, कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है ये बताता है। उसके बाद यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको देती है कि सभी खर्चों को घटाने के बाद मेरे बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट हुआ है तो कितना और नेट लॉस हुआ है तो कितना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये देती है। सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन, प्रोविजन भी शामिल है। जितने भी खर्चे होते हैं चाहे डिप्रिसिएशन से संबंधित हो या प्रोविजन से संबंधित हो, उन सबको इसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे इसमें ऐड कर लिए जाते हैं। ऐड करने के बाद तब जाके हमको फाइनल प्रॉफिट के बारे में पता चलता है। इस बात का ज्ञान प्रॉफिट या लॉस के द्वारा होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अच्छा, नेट प्रॉफिट को निकालोगे कैसे, उसका फार्मूला यहाँ पे दे रखा है। अगर हमें किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकालना हो तो सबसे पहले उस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। यानी ग्रॉस प्रॉफिट तब निकलेगा जब उसका हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग से हमको ये पता चलाता है मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। फिर उसके बाद अगर उस बिजनेस में कोई अदर से इनकम है तो उस इनकम को जोड़ देंगे, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद सेलिंग का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, डिप्रिसिएशन का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा, टैक्स के खर्चे और अन्य जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को इसमें से घटा दिया जाए। उसके बाद जो बचेगा वो आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। आई बात समझ में? क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालेंगे, उसमें अदर इनकम को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इन सारे खर्चों को हमें इसमें से घटाना है। कौन कौन से खर्चे हैं, सेलिंग के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, डिप्रिसिएशन के खर्चे हैं, इंटरेस्ट के खर्चे हैं, टैक्सेज के खर्चे हैं, अदर एक्सपेंस हैं। इन सारे खर्चों को इसमें से घटा दिया जाए। घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। वही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले आपको ऊपर आपको हेडिंग डालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, और यहाँ पे आपको साल का आखिरी डेट डालना पड़ेगा 31 मार्च। ठीक, उसके बाद आपको लेफ्ट साइड है ये और ये है आपका राइट साइड। एक लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको दे रखा है ग्रॉस लॉस। अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। फिर है उस बिजनेस में सैलरी, आप पूरे साल में सैलरी पर खर्च कितना करते हैं, पूरे साल का खर्चा सारे एम्प्लॉयों का आपको निकालना है। सैलरी कैलकुलेट करना बहुत आसान है। जैसे मान लो मेरे पास दो स्टाफ है, एक की सैलरी है 10,000 रुपए और दूसरे की सैलरी है 8,000। मेरा मंथली सैलरी का एक्सपेंस कितना हो गया, 18 हो गया। अब अगर 12 महीने का हमको निकालना हो तो इसी में हम 12 से गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अगला है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस क्या होता है, रेंट का मतलब था किराया और टैक्सेस का मतलब जो भी हम टैक्स वगैरह जमा करते हैं। तो पूरे साल का जो भी टैक्स हम जमा करेंगे सारा टैक्स जोड़कर, तो जितना भी किराया दिए होंगे वो सारा रेंट जोड़कर हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऑफिस की हीटिंग और लाइटिंग, ऑफिस में जो भी लाइटिंग के एक्सपेंसेस हैं बिजली से संबंधित वो सारे खर्चों को हम यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे। नेक्स्ट खर्चा है हमारा इंश्योरेंस का। तो आप लोग जानते हैं इंश्योरेंस केवल इंसानों का ही नहीं होता है, प्रोडक्ट का भी इंश्योरेंस होता है, गुड्स का इंश्योरेंस होता है। जैसे आपकी बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है,
ऐसे जो स्टॉक आपने रखा है अपने दुकान में, आप उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि उस पर भी एक रिस्क है, रिस्क होता है। क्यों? दुकान में रिस्क है ना, जो स्टॉक आपने रखा है अपने दुकान में उस पर रिस्क है ना। क्या रिस्क है? चोरी होने का रिस्क है, बिकने ना बिकने का रिस्क जो है इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो किस चीज का जैसे मान लो चोरी होने का डर है, आग लगने का डर है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं ना, बहुत सारे रिस्क हैं। उन सारे रिस्क के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, और वो इंश्योरेंस हम जो है पूरे साल का यहाँ पर देख लेंगे, उसकी टोटल वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लिख, जहाँ ये एक्स 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 बना है ना, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, वैल्यू लिखनी है। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि आपके बिजनेस में जो भी खर्चे हैं पेपर से संबंधित, पेपर, पेन, पेंसिल, ठीक, और रजिस्टर, इंक, ये सारे जो खर्चे हैं वो प्रिंटिंग स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं। उसको जोड़कर टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज का मतलब क्या होता है, पता है आपको? पोस्टेज का मतलब डाक खर्च। गुड मॉर्निंग। पोस्टेज का खर्चा क्या मतलब होता है? डाक खर्चा। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर भेजना चाहते हैं तो आपको उसको कुछ कुरियर के माध्यम से भेजते हैं ना, या स्पीड पोस्ट करते हैं अगर लेटर वगैरह हुआ, तो ये सब उससे रिलेटेड खर्चे हैं। अगला है इंटरेस्ट पेड। अगर आपने कहीं से कुछ लोन वगैरह ले रखा है, किसी से कर्ज ले रखा है, उसके लिए अगर आपको इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? ब्याज। कोई ब्याज आप पे कर रहे हैं तो वो जो है पूरे साल भर का ब्याज आपका जोड़ा जाएगा, और उसको जोड़कर आपका यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर है डिस्काउंट अलाउड। क्या दे रखा है? डिस्काउंट अलाउड। आप अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को जो भी डिस्काउंट देना चाहते हैं वो डिस्काउंट अलाउड के अंतर्गत आता है, ठीक है, वो डिस्काउंट अलाउड के अंतर्गत आता है। बैड डेट्स आप लोग जानते हैं, वह पैसा जो मार्केट में डूब चुका है। जैसे मान लो आपने किसी को उधार में सामान बेचा, कितने का? 2000 रुपया, ठीक। बेचने के बाद वो बोला था कि एक हफ्ते में हम आपका पेमेंट कर देंगे, ठीक। एक दिन, एक हफ्ता आपने वेट कर लिया, फिर फोन किया, बात नहीं हो पाई। फिर अगले दिन आप उसके यहाँ गए, मुलाकात नहीं हुई, आपने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो पैसा आपका दे नहीं रहा। तो वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है डूबत राशि, उसको हिंदी में बोलते हैं। आप किसी को उधार में गुड्स सेल कर दें, या उधार पैसा ही दे दें आप, और वो पैसा आपका रिकवर ना हो सके, तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। 2 साल बाद आप ये मान लेंगे कि पैसा मेरा डूब गया, तो आपके बिजनेस का क्या है? एक प्रकार का लॉस है, नुकसान है ना बिजनेस का, तो उसको बैड डेब्ट्स के रूप में हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद दे रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, उस एसेट्स की रिपेयरिंग के खर्चों को रखा जाएगा। ये किससे संबंधित है? ये जितने भी एसेट्स हैं उस एसेट्स की रिपेयरिंग से संबंधित खर्च। जैसे मान लो पंखा मेरे लिए क्या है? एसेट्स। ये पंखा चलते चलते अचानक बंद हो गया, मैंने एक बिजली का मिस्त्री बुलाया, उस गया, देखा क्या सर जी इसका कंडेंसर खत्म है, ला के लगा दो। मार्केट से कंडेंसर लाया, लगाया, और अपना मजदूरी जोड़कर उसने 200 रुपये हमसे चार्ज लिया। वो 200 रुपये जो चार्ज हम उसको पे कर रहे हैं, वो रिपेयरिंग के लिए पे कर रहे हैं ना, तो उसको हम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए करें। क्योंकि देखो बिजनेस में नंबर ऑफ एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अगर सबकी रिपेयरिंग का खर्चा हम अलग अलग बनाएंगे, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लेजर बन जाएंगे। पंखे की रिपेयरिंग का अलग, बेंच डेस्क की रिपेयरिंग का अलग, कंप्यूटर की रिपेयरिंग का अलग, प्रोजेक्टर की रिपेयरिंग का अलग। तो इसलिए एक कॉमन लेजर बना लिया जाएगा, किस नाम से? रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम से, और उसमें जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स की रिपेयरिंग का खर्चा रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स के मूल्य में होने वाली कमी।
किसी भी एसेट्स के मूल्य में होने वाली कमी को डिप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। एसेट्स के मूल्य में जो भी कमी होती है उसको डिप्रिसिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये स्मार्टफोन है, ये मेरे कोचिंग का एक एसेट्स है। कैसे एसेट्स हुआ? क्योंकि मैंने इसको परचेज इसलिए किया था कि अपने कोचिंग के बच्चों से मैं कनेक्ट रहूं, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, डायरेक्ट कॉल के माध्यम से, तो बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी होगी। ये सोच के मैंने ये फोन खरीदा। इस फोन को अगर आज के डेट में हम 12,000 रुपए का खरीद रहे हैं और 6 महीने बाद इसको हम सेल करें, तो क्या 12,000 रुपये पूरी कीमत मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। एज्यूम करिए 3,000 रुपये आपको कम मिल रहा है, 9,000 में आप इसका दोबारा सेल इसको कर दे रहे हैं, तो वो जो 3,000 रुपये आपका जा रहा है वो आपका डिप्रिसिएशन कर रहा है। वो 3,000 रुपये क्या है? डिप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग का रूल ये होता है कि साल के अंत में जितने भी एसेट्स हैं उन सारे एसेट्स पर आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे और सारे डिप्रिसिएशन को एक साथ ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है। जितने भी डिप्रिसिएशन है उन सारे डिप्रिसिएशन को एक साथ आपको ऐड करके और लिखना है। फिर उसके बाद है डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट जो अपना दे रखा है वो है कमीशन पे। डिप्रिसिएशन के बाद जो नेक्स्ट दे रखा है वो है आपका कमीशन पे। देखिए, अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया कमीशन के लिए या किसी बाहर के किसी व्यक्ति को आपने हायर किया है कमीशन के लिए, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरा कपड़े का कोई बिजनेस, क्या यार 28 नंबर 51 ठीक है। तो मैं आपको बात कर रहा था कमीशन के लिए। कमीशन क्या है ध्यान समझिए। जैसे मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक, मेरा कपड़े का शोरूम है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए एक आदमी को हायर किया। उसको मैंने क्या बोला? उसको मैंने बोला कि तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मेरा कपड़ा आप लेकर गांव देहात में जाएंगे, सेल करेंगे, सेल करने के बाद सुबह लेकर जाएंगे, शाम तक सेल करेंगे, शाम को लाके हमको वापस कर देंगे, और जितना भी सेल करेंगे उस सेल का 2% हम आपको कमीशन देंगे। यानी अगर वो दिन भर में 100 रुपए का सेल करेगा तो उसको 2 रुपए कमीशन दिया जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में ना? तो अपने प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए हमने एक बाहर से कोई थर्ड पर्सन रखा और उसको हम कमीशन दे रहे हैं। तो ये कमीशन हम जो है पूरे साल में जितना भी पे करेंगे सारे कमीशन को जोड़कर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, और ये हमारा रिकॉर्ड होगा कमीशन पेड के अंदर। आगे बात समझे? ये मेरा कहलाएगा क्या? कमीशन पेड। ये वैल्यू हमारी रिकॉर्ड होगी कमीशन पेड। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम कमीशन किसी को दे रहे हैं वो कमीशन पेड के अंतर्गत रिकॉर्ड। नेक्स्ट है कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? कैरिज का मतलब था भाड़ा, आउटवर्ड का मतलब आउटवर्ड सप्लाई। जैसे मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा बिजनेस है और ये मेरे कस्टमर का। सपोज मेरा सीमेंट का दुकान है, मैं अपने कस्टमर को सीमेंट सप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब मेरा कस्टमर और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इन्होंने हमको फोन किया कि भैया हमको जो है 100 बोरा सीमेंट चाहिए। मैं बोला ठीक है, दे देंगे। तो मैंने 100 बोरा सीमेंट का दाम उनको बता दिया, प्लस हमने बोला कि 500 रुपए आपका भाड़ा लगेगा, अपने साधन से हम आपके घर तक भेज रहे हैं, आपके घर तक पहुंच जाए। तो ये जो 500 रुपये भाड़ा हम खर्च कर रहे हैं ये मेरा कहलाएगा कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा कैरेज आउटवर्ड। ये जो सप्लाई है जो बिजनेस से हम कस्टमर को दे रहे हैं इसको बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई।
और इस आउटवर्ड सप्लाई पर जो भाड़ा लगेगा उसे बोलेंगे कैरिज आउटवर्ड। क्या चीज? हाँ, अगर ये भाड़ा हमें कस्टमर की तरफ से मिल रहा है अलग से, तब तो मेरा इनकम एक हो जाएगा। और अगर मान लो कि उसने बोला कि नहीं, हम भाड़े का पैसा अलग से नहीं देंगे, आप हमको भिजवा दीजिए, तो इस बात पे हम एग्री भी हो गए, तब जो हम देंगे तो मेरा एक्सपेंस होगा ना, क्योंकि मुझे कस्टमर तो मिल नहीं रहा है, मुझे अपनी जेब से भाड़ा लगा बेचना पड़ा है, तभी मेरा कहलाएगा कैरिज आउट। अगर उसने अलग से दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, वो मेरी इनकम के रूप में रिकॉर्ड किया जाए। अब है ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बिजनेस के लिए जो भी टूर हम करते हैं, ट्रिप करते हैं, उसके जो भी खर्चे हैं उसे हम कहते हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंस। जैसे मान लो कपड़े वपड़े के बिजनेस में लोगों को कपड़ा देखकर पसंद करना, ठीक, इसके लिए वो ट्रिप लगाते हैं, दिल्ली का, लुधियाना का, सूरत का, जहां पर भी उनको अच्छा प्रोडक्ट मिलने की उम्मीद रहती है, जाते हैं। अब अगर मान लो अपने बिजनेस को छोड़कर वो दिल्ली लुधियाना जाएंगे तो यात्रा में कुछ ना कुछ खर्च तो होगा ही, किराया लगेगा, खाने पीने का खर्च होगा, अगर कहीं दूर जा रहे हैं तो होटल पे रुकेंगे तो रहने का खर्च लगेगा, तो सारे खर्चे हमारे ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंतर्गत आते हैं, और उस ट्रेवलिंग एक्सपेंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन अगर हमने ले रखा है बैंक से या किसी भी थर्ड पार्टी से, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी मेरे बिजनेस का एक प्रकार का खर्च है, उस खर्च को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करें। तो लेफ्ट साइड जो हमारा था वो सारा खर्चों का साइड था, इसमें सारे बिजनेस के खर्चे दे रखे हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा एक्सपेंस होगा जो यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया गया है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए इतने बनाए गए, मेन मेन जो खर्चे हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं खर्चों के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई आपका ऐसा खर्चा है जो लिस्ट में नहीं है तो आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं इसी साइड में। बस आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो लेफ्ट का साइड है ये सारा एक्सपेंस का साइड, जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंस हों, सारे एक्सपेंस को इस पेज पर लिख पाना संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं और वो डिपेंड करते हैं बिजनेस के नेचर के ऊपर, तो हर बिजनेस के सारे खर्चों को नोट करना यहाँ पे संभव नहीं है। हिंट में जो मेन मेन खर्चे हैं उनको केवल लिखा गया, ठीक है। राइट साइड हमारा होता है इनकम का अकाउंट, ये अकाउंट हमारा है इनकम। इनकम में सबसे पहले क्या है, रेंट रिसीव। अगर आपने किराए पर कोई बिल्डिंग चला रखी, आपने कोई बिल्डिंग बनाया, किराए पर किसी को दे दिया, उससे आपको रेंट मिलेगा ना, उसे हम बोलते हैं रेंट रिसीव। ये बिजनेस का इनकम हुआ और इसको बाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे पूरे साल का जो भी रेंट होगा। मान लो एक महीने का रेंट हमको 10,000 का मिल रहा है, तो पूरे साल का रेंट 1,20,000, 1,20 हम यहाँ पर लिखेंगे। कमीशन रिसीव, अगर आपको किसी काम की वजह से कोई कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करें। जैसे मान लो किसी कंपनी का टारगेट आपने पूरा कर दिया, अब कंपनी वाले खुश होकर आपको 5% का कमीशन देते, ठीक है, तो वो कमीशन रिसीव में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश डिस्काउंट, अगर आप किसी को कैश डिस्काउंट अर्न हो रहा है, आप अपने सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको कैश पेमेंट करते हैं, इस वजह से आपको सीडी देता है, कैश डिस्काउंट देता है, तो सारा कैश डिस्काउंट जोड़कर आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ऐसे खर्चे जिनको आपने इस साइड में बैड डेब्ट्स के रूप में रिकॉर्ड किया था, ठीक, और वो खर्चे आपके रिकवर हो गए, वापस मिल गए, तो वो जितना पैसा वापस मिल गया उसको इनकम के रूप में कंसीडर किया जाएगा और उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर एक लाइन में आपको लिख दिया गया है इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, यानी अन्य सोर्स से मिलने वाला इनकम, किसी अन्य सोर्स से मिलने वाला इनकम, उस इनकम को भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे बना। क्या चीज, बैड डेब्ट्स, यहाँ पर ये ना, बैड डेब्ट्स का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि वह पैसा जो आपके मार्केट में डूब चुका है, आपने किसी को सेल किया, वो आप विश्वास पर आपने उसको दे दिया, लेकिन वो पैसा उसने आपको वापस दिया नहीं, तो क्या कहलाएगा, बैड डेब्ट्स। मार्केट में डूबा हुआ पैसा ही आपका बैड डेब्ट्स के नाम से जाना जाता है, वो रिकवर्ड है। अगर आपने जैसे मान लो पिछले साल कोई आपसे पैसा लिया, नहीं दिया, आप उसको बैड डेब्ट्स मानकर अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो बुक्स क्लोज हो गई। नेक्स्ट ईयर वही पैसा आपको व्यक्ति दे देता है, तो जब वो देगा तो बैड डेब्ट से रिकवर में रिकॉर्ड होगा,
रिकवर्ड का मतलब मिल जाना, बैड डेट से कुछ था और वो पैसा आपको मिल जा रहा है तो आपको बैड डेट से रिकवर्ड के नाम से जाना, ठीक है, वो आपका बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से जाना, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बताएं। नीचे उसी चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि आप इसके मेंटेनेंस में कौन कौन से खर्चों को शामिल किया गया है। सर आप इसके मेंटेनेंस में आपका जो है शामिल होगा सबसे पहले सैलरी का खर्चा। जैसे हेलो, हाँ मंजीत बोलो, नमस्ते बोलो। तुम काम कर रहे हो ना सीएसआर पे? पहले करते थे ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, रिज्यूम आए, अगर कोई वैकेंसी आएगी ग्रुप में भेजेंगे तो बताना। वो तो लग गया, वो तो कल ही सबको लगवा दिया। हाँ, फिर कोई आएगा तो आपको मैसेज करेंगे। हाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या हुआ? वेतन। तो ये ऑफिस के मेंटेनेंस में सबसे पहली चीज क्या है? सैलरी। देखो दे रखा है, दिस रिफर टू द सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ, यानी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को जो आप सैलरी पे करेंगे उसको आप सैलरी हेड के अंतर्गत रिकॉर्ड करेंगे। अगला है आपका रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस में क्या है? रेंट एंड टैक्सेस रिफर टू म्युनिसिपल टैक्स एंड द रेंट पेड फॉर द ऑफिस बिल्डिंग। नगर पालिका के क्षेत्र में अगर आपका कोई आ रहा है बिल्ड हो और उसको अगर आप नगर पालिका को कोई टैक्स दे रहे हैं या आप अपने ऑफिस की बिल्डिंग के लिए कोई रेंट पे कर रहे हैं, उन दोनों चीजों को आप यहाँ पर रिकॉर्ड करें। तीसरा है इंश्योरेंस। दिस रिफर टू द प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक एंड सो ऑन अगेंस्ट रिस्क, यानी किसी रिस्क के अगेंस्ट अपनी बिल्डिंग के लिए, अपनी मशीनरी के लिए या स्टॉक के लिए अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस के अंतर्गत आएगा। ऑफिस की हीटिंग और लाइटिंग का मतलब क्या हुआ है? दिस रिफर टू लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग फॉर द ऑफिस। जैसे मान लो लाइट के लिए मैंने एक फट्टी लगा रखा है, तो खर्चा हुआ ना, ठीक, इसमें वायर्स लगे, तो ये सारे खर्चे हमारे ऑफिस हीटिंग और लाइटिंग के अंतर्गत आते हैं। फिर है प्रिंटिंग स्टेशनरी। दिस इंडिकेट द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस इनकर्ड इन ऑफिस। आपके ऑफिस में प्रिंटिंग से संबंधित और स्टेशनरी से संबंधित जो भी खर्चे होंगे उसको प्रिंटिंग और स्टेशनरी के अंतर्गत आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर है रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। दिस रिफर टू रिपेयर चार्ज इनकर्ड फॉर रिपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्तियां हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए जो खर्चे आप देते हैं वो आपके कहलाते हैं रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। फिर नेक्स्ट है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है? दिस रिफर टू द वियर एंड टीयर। This refer to the wear and tear, so the reduction in the value of assets resulting out of its use। क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी भी एसेट्स को हम यूज करते हैं और यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू में कोई रिड्यूशन होता है, वैल्यू में कोई कमी होती है, तो उस कमी को हम डिप्रिसिएशन के अंतर्गत रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट है अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आपका माल बेचने से और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी खर्चे आ रहे हैं उसको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहला दे रखा है कैरिज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड का मतलब होता है फ्रेट आउटवर्ड। इट रिफर टू द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस incurred in carrying the goods to the market for sale। यानी अगर आपने मार्केट में सेल करने के लिए कोई भी खर्चा कर रहा है ट्रांसपोर्ट में, वो आपका क्या कहलाएगा? कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं
और कहीं पर भी एक मेला लगा, जैसे नहीं आप लोग देखो शहरों में मेले लगते हैं, लोग आते रहते हैं, अपने अपने शहर से लेके प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, ठीक, लेकर गया, उसे बोलते हैं प्रदर्शनी हिंदी में। अब अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शनी में लेके जा रहे हैं, तो ले जाने के लिए आपको गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी ना, आप लोड करके उसको लेकर जाएंगे, वो आपका कैरिज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड के नाम से जाना जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या है, मैंने बताया था, ये रिफर टू द डेब्ट्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी इनरिसीवेबल, रिकवरेबल, यानी जिसको रिकवर ना किया जा सके, इनरिकवरेबल, इसको रिकवर ना किया जा सके, वो हमारा बैड डेब्ट्स कहलाता है। उसके बाद है कमीशन पेड। दिस इज द कमीशन पेड टू द सेल्समैन एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर देयर सर्विसेज। ठीक, यानी जो सेलमैन है और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको सर्विस के लिए अगर हम कोई कमीशन पे कर रहे हैं, उनको सर्विस के लिए अगर हम कोई कमीशन पे कर रहे हैं, वो कमीशन हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा इसके अंतर्गत, कमीशन पेड के अंतर्गत। फिर उसके बाद नेक्स्ट खर्चा आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या है, डिस्काउंट ऑन सेल, डिस्काउंट अलाउड, अपने कस्टमर को अगर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन सेल, या डिस्काउंट अलाउड का अगर आप कोई लेजर बना रहे हैं उसमें जो खर्चे होंगे इसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। इंटरेस्ट पेड, दिस रिफर टू द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, अगर आप जो है अपने लोन पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप इंटरेस्ट पेड का खाता बनाएं। अब है इनकम में, इनकम में है नॉन ट्रेडिंग इनकम। ट्रेडिंग का शब्द का मतलब क्या होता है, व्यवसाय या बिजनेस, ऐसे इनकम जो आपके बिजनेस से संबंधित नहीं है, ऐसे इनकम जो आपके बिजनेस से संबंधित नहीं है, जो आपके बिजनेस के इनकम नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम। जैसे लाइक मान लो मैंने एक बिल्डिंग बनाया, अपने बिजनेस से हट के कहीं एक बिल्डिंग बनाया, उसको किराए पर दे दिया, तो उससे जो रेंट मिल रहा है वो मेरा नॉन ट्रेडिंग इनकम कहलाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस का इनकम नहीं है, वो जो बिल्डिंग है, दिस इज द नॉट ए पार्ट ऑफ माय बिजनेस, वो मेरे बिजनेस का कोई पार्ट नहीं है, वो साइड एक इनकम है, एक अदर इनकम है, उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम। दिस रिफर टू ऑल इनकम अदर देन ट्रेडिंग इनकम सच एज रेंट रिसीव एंड कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, सो आपको रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है, इसके लिए जो आपका इनकम का खाता बनाएंगे उसे बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग इनकम। अब इसमें देखिए एक नोट भी दे रखा है, क्या नोट दे रखा है, लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस सच एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपके बिजनेस में जो पर्सनल खर्चे हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, इनकम टैक्स एंड सो ऑन, इनकर्ड बाय द बिजनेस ओनर, जो बिजनेस के ओनर के द्वारा किया जाता है, शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी बिजनेस के मालिक के जो निजी खर्चे हैं जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, उसको हम जो है अपने बिजनेस के खर्चों में ऐड नहीं करेंगे। तो ऐसे खर्चों का करेंगे क्या, उसका तरीका है सच एक्सपेंसेस एज ट्रीटेड एज ड्राइंग, ऐसे एक्सपेंस को हम ड्राइंग के रूप में कंसीडर करेंगे, ये मानेंगे कि मेरे बिजनेस का ये क्या है, ड्राइंग है, आहरण है। दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, जिससे हम कैपिटल से घटाएं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं रखेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो कैपिटल के साथ इसको घटा देंगे, इसका मतलब ये, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम लोग इस एग्जांपल के बारे में